चलो हम लोग अपना आज का ये फुल टेस्ट 12 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 30 अप्रैल। अपना नीट के लिए बस और कितने दिन रहे? 3 दिन। थर्ड को है। ठीक है। अपने इस साल का इस सेशन का ये अपना लास्ट फुल टेस्ट है। इसमें भी हम लोगों ने वही कोशिश करना है कि लैंग्वेज के थ्रू ज़्यादातर समझना है, लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। और आने वाले एग्जाम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जब तक वो प्रोजेक्टाइल का टाइप ना बोले, जब तक वो प्रोजेक्टाइल का टाइप ना बोले तब तक हम लोग इसको सिंपल प्रोजेक्शन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। उसमें जो मैक्सिमम हाइट है और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। तो आर का इक्वेशन क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू एच का क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर जी जी। अब साइन 2 थीटा को मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं ना कि 2 sin थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन थीटा काट दो। अब यहाँ पर ये 2 को इधर ले आओ तो ये बन गया 4। कॉस थीटा उधर ले जाओ तो बन गया tan थीटा। यानी tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। ये डायरेक्ट भी है कि कभी भी अगर मान लो रेंज और हाइट सेम होता है तो उसके लिए tan थीटा 4 ही आता है। ठीक है, ध्यान में भी रख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ब्रास फेयर है। ब्रास फेयर जो है नॉर्मली बहुत हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, तो वो अपना सॉलिड स्टेट को हमेशा मेंटेन करेगा। ये वाले वर्ड को समझना है। ब्रास का अगर बना हुआ स्फेयर है तो ऐसा नहीं होगा कि ये सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर बन जाए। ये सॉलिड स्टेट को ही ये मेंटेन करेगा और कुछ नहीं करना। ठीक है। इसका मास है 5 kg। इसके बाद कह रहा है इट इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री। तो इसका जो टेम्परेचर है 500 डिग्री, ये अब भी इसको सॉलिड ही मानेंगे। एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। लार्ज आइस ब्लॉक कहने का मतलब हुआ कि इतना बड़ा आइस है कि सारे आइस को मेल्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट आइस का मेल्टिंग नहीं देखेंगे। तो मास ऑफ आइस दैट विल मेल्ट इन दिस प्रोसेस विल बी। तो अगर मान लेते हैं कि इसको उसमें रख दिया, तो आइस में रखने का मतलब है कि टेम्परेचर रह गया 0 डिग्री। ठीक है। अब ये कितने आइस को मेल्ट कर पाएगा? तो कितने आइस को मेल्ट कर पाएगा? तो इसका टेम्परेचर जो 500 डिग्री है प्रेजेंटली, जब ये इसमें मिलेगा तो इसका टेम्परेचर घटते घटते फाइनली ये भी कितने में पहुंच जाएगा? 0 डिग्री पर। मतलब ये जो ब्रास स्फीयर है ये एनर्जी को लूज करेगा और ये आइस जो है वो एनर्जी को गेन करेगा। तो ब्रास जो एनर्जी को लूज करेगा तो उसमें क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? एम एस डेल्टा टी। और ये जो आइस है, आइस जो मेल्ट करेगा उसमें क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? एम इंटू एल। समझ में बात है? ये ऑब्वियसली स्फेयर का मास है और ये आइस का मास है क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है। तो अभी अब हम लोगों को मास ऑफ ब्रास इंटू एस इंटू डेल्टा टी इक्वल टू मास ऑफ आइस जो कि मेल्ट होगा इंटू एल। अब देखो मास ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तो 5 इंटू एस। देखो ब्रास का कहीं क्वेश्चन में मिलेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास ये 500 है, तो इट इज 500 इंटू डेल्टा टी। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 500, फाइनल टेम्परेचर है 0। मतलब घटा कितना से? तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 500 इक्वल टू मास ऑफ आइस हमें निकालना ही है इंटू एल का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया होगा 336 किलो जूल। तो 336 इंटू 10⁻³ तो बेसिकली मास ऑफ आइस इज इक्वल टू, सॉल्व करके तुम लोग निकाल सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा। ये आना चाहिए 3.72 के आसपास। मैं श्योर नहीं हूं आंसर की पर, लेकिन इसको सॉल्व कर लो जो भी आ जाए। डन। चलो। टू स्टोन्स वेर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है। एक स्टोन को हमने ऐसे करके प्रोजेक्ट किया, दूसरा स्टोन को भी हमने ऐसे करके प्रोजेक्ट किया। ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। ठीक है, सेम वर्टिकल प्लेन में है। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम सेम पॉइंट ऑब्लिकली। अच्छा, एक ही पॉइंट से हमने फेंका भी है। एक ही पॉइंट से अगर फेंका है तो यहां से दूसरे को ऐसे मान लो। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो ये कुछ ऐसा गया तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है विद डिफरेंट स्पीड्स एंड एंगल्स। तो स्पीड भी अलग है, एंगल भी अलग है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर। किसी एक को देखना है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जब भी किसी एक को देखेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में तो वो कैसा दिखेगा, उसका पाथ कैसा दिखेगा। अब यहां पर देखो, पहले वाले के लिए अगर हम लोग बात करें
तो जब भी इसका एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा g, और दूसरे वाले के लिए भी अगर बात करोगे तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है g। तो अगर हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बनेगा कितना, जीरो, क्योंकि एक से दूसरे को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बन गया जीरो। अब जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो बनेगा तो ऐसे में एस रिलेटिव के लिए अगर हम लोग सोचें तो होता है यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या, टी स्क्वायर। अब ये वाला टर्म हो गया तुम्हारा जीरो। ये टर्म जीरो होने का मतलब है कि ये एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी बचा। अब यही इसी को तो हम लोग कहते हैं पाथ। पाथ इज व्हाट, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पर देखो पावर कितना है, यहाँ पर वन, यहाँ पर टी पर भी पावर कितना है, वन। तो दोनों पर अगर लीनियर पावर है, एक सिंगल का पावर है, तो मतलब ये कैसा इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली लीनियर स्ट्रेट पाथ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आंसर भी होना चाहिए कि ट्रेजेक्टरी विल बी सीन एज स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर मान लो हम लोग ग्राउंड से देखते, अगर हम लोग ग्राउंड से देखते तब आंसर क्या होता। तो ग्राउंड से देखने पर इसका भी पाथ प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोला, और ग्राउंड से देखने पर उसका भी पाथ प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोला। हाँ, लेकिन एक से अगर दूसरे को देखेंगे तो पाथ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। होप सो सारे क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ बॉडी वेट 30 न्यूटन इन एयर, 26 न्यूटन व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, रिलेटिव डेंसिटी। ये वाला डायरेक्ट है, ये मैंने सभी को क्लास में ही, है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट ही हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ठीक है, यही होता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो वेट इन एयर कितना हो गया देखो, तो 30 बाय 30 माइनस 26 यानी 30 बाय 4 कितना आ जाएगा, 7.5 आना चाहिए। तो ये 7.5 डन। चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। एक ओपन पाइप है, एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये एक ओपन पाइप, और दूसरा उसको अगर हमने सडनली करके क्लोज कर दिया, सडनली अगर हमने इसको बंद कर दिया। चलो देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप यानी इसका, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3v/4l, ठीक है, ओके, इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 हर्ट्ज देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप। मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2l। तो ये फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है, 100 का। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3v/4l माइनस v/2l इक्वल्स टू हो गया 100। ठीक है, आगे देखते हैं, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप, मतलब वो हमसे चाह रहा है v/2l का वैल्यू। तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से v/2l को कॉमन ही ले लो। तो v/2l को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3/2 माइनस यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू बना 100 v/2l इंटू यहाँ बन गया 1/2 इक्वल्स टू 100, यानी v/2l ही हमें चाहिए ना, तो ये 2 को उधर भेज दो, तो ये सीधा सीधा 200 आ रहा है, ऑप्शन ए डन। चलो 6 को देखते हैं, इफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री देन स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा इसमें। तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को पहले ध्यान से देख लेना है कि क्या ये एंगल स्मॉल है, तो ऑब्वियसली द 60 डिग्री इज नॉट स्मॉल, तो ए इज नॉट स्मॉल। तो ऐसे में डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2i माइनस ए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो R1 होता है और R2 जो होता है वो दोनों ही a/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर से जो भी लाइट आएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया I और ये एंगल हो गया R1। तो R1 की जगह पर कितना होगा, तो a की जगह पर है 60, तो 60/2 यानी कितना हो गया ये 30। तो मतलब R1 हो गया तुम्हारा 30। I तुम यहाँ से अच्छा I को यहाँ से निकालो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 ना, तो इसके जगह 30 रख दो इक्वल्स टू 2i माइनस a की जगह पर है 60, तो 2i हो गया तुम्हारा 90, i हो गया तुम्हारा 45। चलो अब i अगर हमारा 45 है, यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू
1 इंटू साइन आई यानी साइन 45 इक्वल्स टू म्यू, म्यू इंटू साइन आर मतलब साइन 30, ये हो गया 1/√2, ये हो गया म्यू इंटू 1/2, सो म्यू आ गया तुम्हारा 2/√2 यानी √2। अब म्यू आ चुका है, उसने पूछा स्पीड का, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है c बाय म्यू, c हो गया 3 इंटू 10⁸ बाय म्यू हो गया √2। इट शुड बी द आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A square wire of side 2 cm is placed 20 cm in front of a concave mirror। concave mirror है ये, ठीक है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, its focal length is 10 cm with its center on the axis of the mirror and its plane normal to the axis। मतलब किसका प्लेन, ये जो स्क्वायर वायर है उसका जो प्लेन है, स्क्वायर वायर का प्लेन इट इज नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब वायर को तुम्हें ऐसे रखना है, मतलब ये जो स्क्वायर वायर है ये कुछ ऐसे करके रहेगा। डन, ओके। अभी ये कितना डिस्टेंस पे रखा था, 20 पे, मतलब ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ कितना है 10, ये है 20, मतलब कहीं ना कहीं ये 2f पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे रखने पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिलता है -1। ठीक है, अब एरिया ऑफ इमेज अगर हमें निकालना है तो इट इज m स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है, तो m स्क्वायर मतलब कितना हो गया, -1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा। और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को देखो, वायर का साइड लेंथ है 2 2 2, तो बेसिकली एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 4, 2 इंटू 2, तो आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख, यस ये हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने बोला एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा पे ही पॉजिटिव चार्ज है। रुको, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या बोला, और फॉइल सेपरेटेड है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर द टॉप प्लेट। टॉप प्लेट यहां पर है, यहां पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लाया नियर मतलब टच नहीं करना है, द फॉइल सेपरेट इवन फर्दर, तो ये और ज्यादा सेपरेट हो गया। ये और ज्यादा सेपरेट होने का मतलब यहां पर पॉजिटिव बढ़ा है, यहां पर पॉजिटिव बढ़ने का मतलब है, और इसको हमने यहां पर टच नहीं करवाया, तो इसको अगर हमने टच नहीं करवाया है तो ये इसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो अगर यहां पर मान लो और पॉजिटिव देना है तो इस पर चार्ज, अब सोचो अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है, एक तो आंसर इज पॉजिटिव, वो एक अलग बात है, हमें सोचना कैसे। अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो ये इंड्यूस करवाएगा यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव इंड्यूस करवाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिविटी डेवलप होगा, और ये फर्दर वो डाइवर्ज कर जाएगा। इसको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज पहले से है और अगर हम लोग लाने पर ये फर्दर डाइवर्ज करता है और आगे बढ़ जाता है, तो इसका नेचर और इसका नेचर सेम ही होगा। हाँ, अगर ये कन्वर्ज करता तो इसका नेचर और उसका नेचर ऑपोजिट होता। तो अब इसके ऑप्शन से जाओ, दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, यही होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एडी करंट हीट अप द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर आयरन का बनता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो एक मेटल है, मेटल से जब भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें एक करंट डेवलप होगा, और वही करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं, उससे हीट बनता है। बिल्कुल करेक्ट है। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा वाला हो जाएगा रे, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एज्यूमिंग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन परसेंटेज चेंज इन द स्पीड। यहाँ पर देखो, ये है 1, ये है 2, इसी 2 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर इसका स्पीड मान लेते हैं v, तो जब ये इधर पे आएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, समझ आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको v1 बोल रहा हूँ, इसको v2 बोल रहा हूँ, तो v2 का वैल्यू v है, तो v1 का वैल्यू कितना होता है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n,
यहाँ z का कोई पंगा है नहीं, तो यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n बढ़ाओगे तो v घटेगा, लेकिन अगर n घटाओगे तो v बढ़ेगा। बात सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखो v1 बाई v2 अगर हमें चाहिए, तो v1 बाई v2 अगर चाहिए तो ये बन जाएगा n2 बाई n1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो v1 हमें निकालना ही है, बाई v2 की जगह पर है v, n2 की जगह है 2, बाई n1 की जगह 1, यानी v1 कितना हो गया 2v, तो यानी ये बन गया तुम्हारा 2v। अब ये 2v है और वहां पर सिर्फ v है, तो v से 2v हो गया, तो मतलब परसेंटेज चेंज कितना हो गया, सीधा डबल हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है बताओ, ये तो मैं सीधा बोल रहा हूँ 100% होगा, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, तो ये कितना हो गया 2v माइनस v बाई v, तो 1 इंटू 100, यानी 100% का ही चेंज है, 100% का ही चेंज है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The work function of a given material is 6.1. The wavelength of the incident radiation for which stopping potential is 5 volt lies in। अच्छा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट, मतलब के मैक्स के जगह पर हो गया E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल ई भी, यानी वो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोग इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू निकालें तो इट इज के मैक्स प्लस कितना होता है 5, के मैक्स के जगह पर कितना है, तो के मैक्स यही है 5 प्लस 5 के जगह पर कितना है 6.1, यानी इट इज 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस रेंज में आता है, तो यस, जब भी एनर्जी जो ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करने लगे तो समझ लेना कि वो अल्ट्रावायलेट जोन में जा रहा है, तो 11.1 विल लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट। A coil of 40 Henry inductance is connected in series with a resistance 8 ohm and the combination is joined to the terminal of a 2 volt battery। एक सेकंड, एक कॉइल है, ये 40 हेनरी का है, इसके बाद एक रेसिस्टेंस है वो 8 ओम का है, इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से लगा दिया, बैटरी है 2 वोल्ट का। इसका पूछ क्या रहा है, देखो टाइम कांस्टेंट इसका क्या होता है, तो L बाई आर। ठीक है, L बाय आर करने का मतलब हो गया 40/8 यानी 5, बस इतना ही पूछा है क्या, टाइम कांस्टेंट, यस इतना ही पूछा है, बस आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 पे, टू सेल्स ऑफ EMF E आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। पहले यहां तक का बात समझो, दो सेल है, एक सेल ये है E, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है क्या, अच्छा R1 और R2, तो ये पहला का हो गया। दूसरा सेल है, ये दूसरे का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है, ये भी E है, ये भी E है। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है R, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया R। अब समझ लो, when the circuit is closed potential difference across the first cell is 0। जब सर्किट को हमने बंद किया है तो फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो मान ले कि अगर यही अपना फर्स्ट सेल है तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका एक ही कंडीशन हो सकता है कि यहाँ से करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोल E बाई R1, E बाई R1। सभी को ये क्लास में डायरेक्टली बताया, प्लीज इस सबको भूलने का गलती मत करना। ठीक है, ये हो गया E बाई R1, इसका मतलब ये करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है कितना का, तो E बाई R1 का। ओके, अब वो क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ R इज। अब ये जो वैल्यू ऑफ R है ना, ये निकालने के लिए तुम इस पूरे सर्किट में लूप लॉ के अकॉर्डिंगली रोटेट कर जाओ। हालांकि आंसर इसका क्वाइट क्लियर है कि यही आएगा, बट स्टिल यहां पर से स्टार्ट करो और पूरे सर्किट में ऐसे रोटेट कर जाओ। आई तो हमें पता ही है, तो यहां से यहां जाएंगे तो माइनस आई आर, फिर यहां से ऊपर में कुछ नहीं है, फिर इधर आएंगे माइनस आई इंटू R2 प्लस हो जाएगा E, यहाँ आएंगे माइनस हो जाएगा IR1, फिर यहाँ पर आएंगे फिर होगा प्लस E इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब इसमें बस तुम्हें क्या करना है, I का वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली R निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, R निकल कर आ जाएगा, मुझे ये ध्यान में है कि यही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A transverse wave is described by the equation this, the maximum particle velocity is 4 times। ये तो वेव का इक्वेशन है,
ठीक है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? वी मैक्स, वो होता है ओमेगा इंटू ए। तो इसमें ए की जगह पर है ये, ओमेगा की जगह पर है 2 पाई एफ, वो टी का कॉफिशिएंट। तो यानी ये हो गया 2 पाई एफ इंटू ए की जगह हो गया वाई नॉट। ठीक है। अब है वेव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हम लोग निकालें तो ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी को देखो तो क्या है, तो 2 पाई एफ, यहां पर हो गया 2 पाई एफ बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के जगह पर देखो 2 पाई बाई लैम्डा, तो यानी ये हो गया एफ इंटू लैम्डा। ठीक है। अब कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स, ये वाला वैल्यू जो है इसके 4 टाइम्स है, मतलब 2 पाई एफ इंटू वाई नॉट इक्वल टू 4 टाइम्स ये वाला वैल्यू यानी एफ लैम्डा। अब पूछ क्या रहा है, इफ, अच्छा ये इसको सॉल्व करने से कुछ ना कुछ आएगा। एफ एफ कट गया, हमें लैम्डा निकालना है एक तरीके से, लैम्डा। तो 2 पाई वाई नॉट इक्वल्स टू 4 लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल्स टू, मैथ करना पड़ेगा ना, 2 पाई वाई नॉट बाई 4, तो यानी पाई वाई नॉट बाई 2, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अ स्मूथ uniform rod of length L and mass M has two identical beads. Beads मतलब वो छोटा छोटा जो रिंग टाइप का होता है, 1 and 2 of negligible size, each of mass M, which can slide freely along the rod. ये देखो, ये रॉड है, अच्छा ये डायग्राम तो दिया हुआ ही है, ये इस एक्सिस के अबाउट, डायग्राम के अबाउट अकॉर्डिंगली ये यहाँ के अबाउट ये रोटेट कर ओमेगा से, बीड अभी यहीं पर है, तो यानी बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो अभी अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूं, L इक्वल्स टू होता है ना आई ओमेगा, तो आई में सिर्फ ये रॉड का आई काउंट होगा, तो वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू कितना हो गया ओमेगा, ओमेगा ही है ना, विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, अच्छा ये इनिशियल ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट, तो ठीक है ओमेगा नॉट लिख दिया। फाइनली अब वो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। Initially the two beads are at the center of the rod and the system is rotating with angular speed omega naught. Done? यहाँ तक हो गया, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ तक का बात क्लियर हो चुका है। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, ओके, व्हेन द बीड्स रीच द एंड्स ऑफ द रॉड, एंड्स ऑफ द रॉड मतलब ये बीड यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला बीड यहाँ पहुंच जाएगा, तो फाइनली जो ये बना वो एक बीड यहाँ है, एक बीड यहाँ है, तो अब फाइनल जो एल आया वो भी वही है आई ओमेगा। ठीक है, अब आई के जगह पर रॉड का आई सेम है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये बीड का आई भी तो लेना पड़ेगा, तो इसका मास स्मॉल एम है और ये लेंथ हो गया एल बाई 2, तो ये बन जाएगा एम इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बाई 4, ये ऐसा 2 है इसलिए इतना इंटू 2 कर दो, ये पूरा पूरा आई है, इतना इंटू क्या करना है ओमेगा डैश। अब देखो वो वाला एंगुलर मोमेंटम और ये वाला एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क लगा नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है। ये वाला और ये वाले को इक्वेट करो, ओमेगा डैश का वैल्यू निकल जाएगा। आना क्या चाहिए, मैं अगर देख करके गेसिंग करूं, एम ओमेगा नॉट तो ऊपर में रहेगा जो कि इसमें सब में है, नीचे में एम प्लस समथिंग आएगा, पता नहीं, या तो ए आएगा या तो सी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ए ही जैसा लग रहा है। सॉल्व करो इसको, दोनों की इक्वेट करो बस। ठीक, 16 द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 मीटर हाई। एक टैंक है, इसमें जो पानी है ये है 5 मीटर, ठीक है। अ होल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेड इन द बॉटम ऑफ द टैंक। ओके, यहां पर से एक होल बना दे बॉटम के पास में, ठीक है। द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर मतलब फ्लो रेट पूछ रहा है यहां से, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम। अगर मास फ्लो रेट पूछेगा तो वो बोल देगा मास फ्लो रेट, यहाँ पे फ्लो रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको कि हम लोग क्यू से लिखते हैं, जिसका वैल्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ एरिया तो दिया हुआ है, होल का देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया है दिया हुआ,
लेकिन यहाँ से कितने वेलोसिटी से बाहर जाएगा तो वो उसके लिए फॉर्मूला है ना अपने पास, रूट अंडर 2gh है ना, फ्लक्स का स्पीड। तो रूट अंडर 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 टू जा 10 इंटू 10, यानी ये 10 ही आ गया। अब इधर पे 10 है, एरिया इंटू वेलोसिटी करना है, एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻⁴ कर लो, इंटू वेलोसिटी हो गया 10, बस मल्टीप्लाई करके आंसर से मैच करवा लो कौन सा है। 10⁻² आना चाहिए, ऐसा लग रहा है देख के। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, एक सेकंड रुकना तो। एसी चला देना तो। ओके, अभी अब सॉरी, यहाँ पर देखो सबके सब, ए और बी के बीच का हमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों 2 पॉइंट बना लिया। अब देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो ए और बी के बीच में है। चलो इस सब को ऐसे इक्विवेलेंटली लगाओ, फिर ये वाला भी ए एंड बी के बीच में है, इसको भी लगा दो। ओके, ये वाला जो पॉइंट है वो 0 है, ये वाला पॉइंट भी 0 है, ग्राउंडेड है, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में अटैच्ड है। तो इस पॉइंट को, इस 0 पॉइंट को मैं पॉइंट नंबर सी नाम दे देता हूं। तो एक पॉइंट बनाओ सी, कहीं पर भी एक पॉइंट बना दो सी। तो अब बताओ ये वाला जो 2 ओम है वो ए और सी के बीच में हुआ या नहीं हुआ? तो ए और सी के बीच में एक 2 हो गया, और फिर से ये सी है, और बी और सी के बीच में, यहां भी सी हो गया, बी और सी के भी बीच में, यानी बी और सी के बीच में भी यही रह गया। तो थोड़ा सा और अच्छा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये दोनों यहाँ सी मान लिया, और फिर ऐसा बन रहा है 2 2 2 2, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, यानी हो गया 4। अब 4 2 और 2 ये तीनों आ गए पैरेलल में, तो 4 2 2 का हम लोग इक्विवेलेंट निकाल ही सकते हैं। ये 2 और 2 का हो जाएगा 1 1, और ये 4 का हो जाएगा 1 इंटू 4 बाई 1 प्लस 4, यानी 4/5, 4/5 यानी 0.8। 0.8 इज नॉट इन एनी ऑप्शन, और नन ऑफ दिस हो जाएगा। तब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0.8 ओम, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है। डन। चलो 18 पे आ जाओ। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, ये वाला वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, सोलर वर्ड अलग है, एनर्जी इंपॉर्टेंस है एनर्जी, क्योंकि ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो एनर्जी का डायमेंशन हम सबको पता होना चाहिए, mL2T-2। ओके, रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब समझ लो इसको एरिया से डिवाइड करना है, यानी डायमेंशन हो गया L2, पर यूनिट टाइम, यानी इसको T से भी डिवाइड करना है, इस टर्म्ड एज सोलर कांस्टेंट। अच्छा, वहां पर उसने डेफिनेशन लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये L2 खत्म, ये बन गया m, यहाँ हो गया T-1, mt-1 नहीं रे, mt ये ऊपर जाएगा -3 बनेगा, सॉरी mt-3, ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। Two concentric metallic spheres kept in air have radii r1 and r2. They have, अच्छा कॉन्सेंट्रिक है ना, तो एक हो गया, दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रिक, मतलब सेम सेंटर, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। चलिए, नहीं r1 ग्रेटर देन r2 बोल रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये r2 है, ये r1 है। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं। दे हैव सिमिलर चार्ज एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, प्लस प्लस ये सिमिलर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, यानी इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इसका जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही तो सेंटर पर भी होता है। तब सबसे पहले बताओ कि सरफेस पर कितना होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, इनसाइड पॉइंट पर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये तो सबको याद ही होगा। तो यानी कि इसका, ये अगर मैं मान लूं ये वाले का, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r2, और उसके लिए भी तो ये इनसाइड पॉइंट है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r1। तो टोटल पोटेंशियल यहां पर होना चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r2 प्लस r1। देखो तो ऑप्शन ए, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे।
पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय द गिवन लेंस कॉम्बिनेशन फ्रॉम द सेकेंड लेंस विल बी। अच्छा, कितना डिस्टेंस पर है ये? 30। यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा मुझे, देखने दो। फोकल लेंथ इसका 10, इसका फोकल लेंथ हो गया 10 और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 पर है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 3f के डिस्टेंस पर है। 3f के डिस्टेंस पर होने पर इसका जो इमेज बनता है वो 3f/2 पे बनता है, यानी ये बनेगा 15 पे। यहाँ बन गया इमेज, ठीक है। अब ये वाला जो इमेज है, ये इमेज सेकंड के लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड के लिए अगर ऑब्जेक्ट है, वहां पर मैं कलर चेंज करके थोड़ा ट्राई करता हूं। तो ये वाला लेंस तो यहाँ है और वो लेंस का गैपिंग है 5 और यहां से इमेज है 15 पे, मतलब इस लेंस से ये डिस्टेंस बन गया 10 का। बात समझ आ रहा है या नहीं? इस लेंस ने जहां इमेज बनाया वो 15 पे बनाया। अब सेकंड लेंस से उसका डिस्टेंस कितना बचा? तो ये 5 था, तो 15 माइनस 5 किया तो 10 आ गया। अब सेकंड लेंस का फोकल लेंथ चेक करो, इसका फोकल लेंथ ओके ये 10 ही है, तो ये जो है वो 10 है। दैट मीन्स ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इज एट इट्स फोकस। तो मतलब रेज तुम लोग समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा गया रे, ये रे यहां से जाने के बाद ये रे इसको क्रॉस करके यहां पहुंच रहा है, लेकिन ये इसके फोकस पर आ गया। तो फोकस पर आ जाने पर ये क्या करेगा? रेज को डाइवर्ज करेगा। तो फोकस वाले रेज को डाइवर्ज करके ये पैरेलल बना देता है, मतलब फाइनली ये कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पर। इसमें तो कोई कैलकुलेशन था ही नहीं। तो फाइनल इमेज ये सेकंड वाले में सोचना है रे, सेकंड लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट बना वो इसके फोकस पे बना, इसलिए इमेज कहां बन गया? इनफाइनाइट पे। सो दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 21 पे जाओ। As the switch S is closed in the circuit zone, current pass through the key। अच्छा, इसको हमने बंद कर दिया अभी। अब ये 20, यहाँ का वैल्यू कुछ मान लेता हूँ V। तो बात ये है भाई कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा, I1 मान ले, ये मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये 20, यहाँ का पोटेंशियल V, ये हो गया 4, ये 5, ये 2 और यहाँ का 0, ठीक है। और ये है कितना का? 2 का। अब देखो यहाँ से जो भी करंट जाएगा, मान लेते हैं I1, वो यहाँ पे दो पार्ट में टूटेगा, I2 एंड I3। तो पक्का है कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब I1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस V, 20 माइनस V बाई 2 इक्वल टू, उधर देखो I2 में V माइनस 5 बाई 4 प्लस ये हो जाएगा V माइनस 0 बाई 2। सॉल्व करेंगे अगर तो ये 2 2 जा 4, ये भी कट गया, तो 20 माइनस V इक्वल टू, यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं तो V माइनस 5 प्लस 2V। सॉल्व खुद से करना, ये यहाँ पर या साथ साथ भी कर सकते हैं। 2 इसे इधर मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस 2V इक्वल टू 2V प्लस V 3V, 3V माइनस 5, माइनस 5 इधर ले आओ 45, ये हो गया 5V, यानी V हो गया 9, यानी V का वैल्यू आया है 9। यहाँ का पोटेंशियल आ गया 9। पूछ क्या रहा है ये? स्विच से कितना करंट जाएगा? स्विच से यानी ये वाले में। अगर इसका वैल्यू 9 है और यहाँ का वैल्यू 0 है, 9 है यहाँ का वैल्यू 0 है, तो करंट तो यही है, तो I3। तो I3 का वैल्यू हम लोग कितना बोलेंगे? V माइनस 0/2 यानी 9/2 यानी 4.5। 4.5 देख तो, 4.5, यस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। In a resonance column experiment, first resonance is obtained when the level of water in the tube is 20। पहले ये इसका सेटअप याद होगा ही तुम लोगों को। इसमें लिक्विड है, पहला रेजोनेंस जो हुआ वो कितना लेंथ के लिए हुआ? 20 के लिए। तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ क्लोज पाइप। क्लोज पाइप मतलब एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, इसी को कहते हैं हम लोग क्लोज पाइप, ठीक है। दिस इज नोन एज आवर क्लोज पाइप। डन।
from the opponent. Resonance will also be obtained when the water level is at a distance of. तो नेक्स्ट रेजोनेंस जो होगा तो उसके लिए वाटर लेवल को नीचे करना है. इसमें हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क को चेंज नहीं करना है. यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैंने पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हुए देखा है कि रेजोनेंस को सेटअप करने का कितना मेथड है. तो रेजोनेंस को सेटअप करने का भाई दो मेथड है अपने पास. पहला, फ्रीक्वेंसी को चेंज करो बाया विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी. दूसरा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये जो एयर कॉलम है ना यहाँ पर, इसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम को चेंज करो. यही दो उपाय है. तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये सभी को मालूम होगा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क को चेंज नहीं करते, ये वाटर लेवल को डिक्रीज करते हैं. ठीक है. तो वाटर लेवल को जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तो अगला रेजोनेंस कब होगा? तो जब ये जो लेंथ होता है ना, तो अगला लेंथ होने के लिए इसका ट्रिपल होना चाहिए. मतलब यहां तक आ जाए. मतलब ये अगर L है तो ये टोटल होना चाहिए 3L. नहीं समझे बात? ये अगर L है तो ये कितना होना चाहिए? 3L. मतलब इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही ऑब्टेन होता है. तो अगर पहला लेंथ है तुम्हारा λ/4, तो अगला जो होगा वो 3 λ/4 होगा. नेक्स्ट जो होगा वो 5 λ/4 होगा. समझ में आता है? तो पहला वाला लेंथ जो भी है, अगर ये λ/4 है तो अगला वाला लेंथ होना चाहिए 3 λ/4, यानी उसका ट्रिपल 3 λ/4. तो अगर पहला लेंथ 20 है तो नेक्स्ट लेंथ होना चाहिए यहाँ पर कितना? तुम ही लोग बताओ. 23 जा कितना? 60. अगर वो ये पूछता कि कितना इसको नीचे करना पड़ा, कितना नीचे करना पड़ा, तो 60 में से 20 यानी कितना नीचे करना पड़ता? 40. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले अब उसको देखो. रेजोनेंस विल आल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन द वाटर लेवल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ. नहीं, वो ये नहीं पूछा कितना और नीचे करना पड़ेगा, सीधा बोला कि वहां से कितना वाटर लेवल नीचे होने पर फिर रेजोनेंस आएगा. तो कितना नीचे होने पर? तो आंसर इज 60. तो आंसर शुड बी 60, ये वाला. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे. Suppose the law of gravitational attraction suddenly changes and becomes an inverse cube law, that is F inversely proportional to R cube, but still remaining a central force. Then देखो, अगर हम लोग केपलर्स के लॉ को देखेंगे तो कहीं पर भी अगर ये प्लैनेट है, प्लैनेट पर ये सन ही तो फोर्स लगाता है, और सन का फोर्स हमेशा ऐसा ही होता है. ये फोर्स सन को ही अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 0. और जब जब टॉर्क 0 होगा तब तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो ऐसे में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt वो होता है L/2m, और ये भी क्या रहेगा बताओ? कांस्टेंट. मतलब सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, दैट विल रिमेन वैलिड. तो कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया स्टिल होल्ड्स. बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा क्योंकि ये फोर्स से निकलता है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. आप 24. A body of mass 1 kg is rotating in a vertical circle of radius 1 meter. What will be the difference in its kinetic energy at the top and bottom of the circle? देखो, अगर ये मान लेते यहाँ पर है और इसको हमने रोटेट करवाया, तो ये लेंथ L. तो जब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका स्पीड कम होता है. यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी K1, यहाँ है काइनेटिक एनर्जी K2. वो पूछा कितना डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल्टा K, यानी मैं K1 माइनस K2 लिखना चाह रहा हूँ. तो जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. तो यहां से वहां तक जाने पर कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा? ये L है, ऊपर भी तो ये L होगा, तो कितना टोटल हाइट ये ट्रेवल कर गया? तो H इक्वल्स टू 2L. तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग मतलब mgh, तो mg इंटू 2L. तो यानी ये हो गया m इंटू g इंटू 2L, यानी 2mgl का चेंजिंग आएगा. तो 2 मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, इसको पहले ऐसे लिख लो. फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा K इक्वल्स टू 2, m के जगह पर 1, g के जगह पर 10, l के जगह पर जी 1. तो कितना आ गया? 20. तो दिस इज द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो आंसर इज 20. नेक्स्ट पे चलो. 25 पे. When F is equals to 2 Newton, frictional force between 5 kg and the ground. देखो, अपने नीट पैटर्न में समझो. नीट में जब भी क्वेश्चन आता है 2 ब्लॉक में, तो दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है. पहला,
ये ग्राउंड स्मूथ रहता है, ये ग्राउंड स्मूथ होता है और फोर्स यहाँ लगता है, ठीक है। तो एक जगह पर ही फ्रिक्शन है, वो है यहाँ। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जब ये ग्राउंड रफ अगर हुआ और तुमने यहाँ पर फोर्स लगा, मतलब यहाँ पर भी रफ, यहाँ पर भी रफ, तो देयर इज द मैक्सिमम चांस कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना ज्यादा रफ है कि ये इसको मूव होने ही नहीं देगा। नीट का ये पैटर्न है, प्रीवियस जितने भी ईयर्स में पूछा है कि अगर दोनों जगह पर फ्रिक्शन रहा तो फोर्स का वैल्यू कुछ ऐसा सेट रहेगा कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव ना कर पाए, ठीक है। चलो इसमें भी हमारा ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ पर देखो 10 kg 5 kg, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल का वैल्यू है वो है 15 kg, यानी 15 इंटू जी 150। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है एफ मैक्स हो सकता है म्यू इंटू एन, यानी 0.3 इंटू 150, यानी ये हो गया 45। हमने कितना लगाया है? सिर्फ 2। अब बताओ क्या 2 न्यूटन इज सफिशिएंट टू मूव दिस? आंसर है नहीं, नहीं है। तो अब अगर ये इसको मूव, वही मैंने बोला दो दो ही सिचुएशन बनते हैं। अब अगर ऐसा है, अब तुम लोग ही दिमाग लगा करके इजीली आंसर कर सकते हो। यहाँ पे 2, यहाँ 45 से ये रोक रहा है, तो 45 जब तक ये इसको ओवरकम ना किया जाए तब तक ये वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ये 2, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर 2 लग गया। अब इधर 2 तो इस पर इधर 2 लग जाएगा, और उस 2 को अपोज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। जिस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 45, बट प्रेजेंटली कितना लगेगा? सिर्फ 2। तो 2 शुड बी इट्स आंसर, ठीक है। ओके, now two bulbs B1 and B2 each having resistance 50 ohm are connected, which bulb will glow more? अच्छा, ये AC है, AC है, यहाँ बल्ब एक रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस, यानी इस पाथ का टोटल रेसिस्टेंस हो गया 100, आर ऐड हो जाएगा। इस वाले पाथ का टोटल रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको इंपीडेंस बोलेंगे। ये इंपीडेंस में ये आर है और ये एक्सएल है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50-50, यानी 50√2। 50√2 का वैल्यू होता है 1.4, 1.4 इंटू 5, यानी ये आ गया अराउंड 71। तो इस पाथ का रेसिस्टेंस कम है, इस पाथ का इंपीडेंस भी बोल दो, इस पाथ का इंपीडेंस कम है, तो मतलब करंट ज्यादा इसी पाथ में जाएगा, क्योंकि जो करंट आएगा वो डिवाइड होगा ना यहाँ पर, तो ज्यादा करंट इस रास्ते से जाएगा, इसलिए बल्ब B2 का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो बल्ब B2 विल हैव मोर ब्राइटनेस, ठीक है। 27 पे चलते हैं। डिप्रेशन फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये कोई गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है। B0 यहाँ होता है D1, जिसके लिए डेल्टा एक्स होता है लैम्डा। यहाँ होता है B1 फर्स्ट ब्राइट, सेकेंडरी ब्राइट, यहाँ होता है डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2। और किसी भी डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं A इंटू साइन थीटा, ठीक है, A इंटू साइन थीटा। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए, इसके लिए यानी A साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे चलो। 28, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम इज अराउंड लैम्डा नॉट। ओके, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सच दैट द एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम अराउंड वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाई 4। अच्छा, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ होता है, वो शिफ्ट करता है। तो इसी लॉ को कहते हैं हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता था वो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर इसी को आप कह सकते हो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर लैम्डा तो चेंज हो रहा है भाई, यानी T1 बाई T2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, सो T2 हो गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इंटू T1। चलिए, लैम्डा 1 कितना है? लैम्डा नॉट बाई 3 लैम्डा नॉट बाई 4 इंटू T1 के जगह चलो कुछ मान लेते हैं T0, ये हो गया 4 बाई 3 टाइम्स T0, ये हो गया T2। अब पूछ क्या रहा है? द पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड जो होता है वो हो गया तुम्हारा सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4। सो टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर ये डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर 4/3 टाइम्स हो रहा है तो पावर कितना टाइम्स हो जाएगा?
तो 4/3 पे पावर 4 यानी 256/81। ठीक है, 29 पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। यहां से करंट जाएगा, ओके करंट गया, ये फॉरवर्ड बाइस्ड में है, ये करंट जाएगा, ऊपर से करंट नहीं जा सकता क्योंकि रिवर्स आएगा, इधर से जाएगा और फिर करंट ऐसे आ गया। जर्मेनियम है मतलब 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, सिलिकॉन है मतलब 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। यहाँ अप्लाइड है 3, तो 3 में से 0.3 और 0.7 को ड्रॉप कर दो, यानी आई निकल गया तुम्हें 3 माइनस 0.3 माइनस 0.7 बाय आर कितना हो गया 5, तो ये हो गया 2/5 यानी 0.4 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ किलो में है। ठीक है, चलो 30 पे आ जाओ। A particle moving in a straight line covers half the distance with speed 6। ओके ये पक्का एवरेज स्पीड से रिलेटेड होगा। तो आधा डिस्टेंस यानी ये हो गया s/2, यहाँ पर ये स्पीड है 6 का। चलो देख लेते हैं फिर। The other half is covered in 2 equal time intervals with speed 9 and 15। यहाँ पर ये जो बाकी का आधा है s/2, इसमें थोड़ा टाइम वो गया है 9 से, फिर गया है थोड़ा टाइम 15 से, लेकिन दोनों का टाइम इंटरवल बराबर है। द एवरेज स्पीड, ओके जब भी टाइम बराबर होता है तो पहले 9 और 15 के बारे में सोचते हैं। जब भी टाइम बराबर होता है, बराबर बराबर टाइम में ये दोनों चला है, तो इस दोनों का एवरेज स्पीड हो जाएगा 9 + 15/2 यानी 24/2 यानी 12। ठीक है, ओके अब बात रहा कि आधा डिस्टेंस गया है ये 6 से और बाकी का आधा का डिस्टेंस गया है 12 से। अब ये है जब डिस्टेंस इक्वल इक्वल होते हैं तो एवरेज स्पीड हो जाता है 2v1v2 बाई v1 + v2। तो ये हो गया 2 × 6 × 12 बाई 6 + 12, 6 + 12 यानी होता है 18। तो 6 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलो 31 पे। Least count of a vernier caliper is 1/20 n. The value of one division on the main scale is 1 mm. Then the number of division of main scale that coincides with n division of vernier scale. Okay, list count दिया हुआ है, list count दिया हुआ है 1/20 n सेंटीमीटर। ठीक है, the value of one division of main scale is 1 mm। तो यानी 1 मेन स्केल डिवीजन एज 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, ये भी तो सेंटीमीटर में ही था। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट कोइंसाइड्स विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n वर्नियर स्केल इक्वल्स टू कितना है वो नहीं पता है, लेट दैट नंबर इज स्मॉल n MSD। ठीक है, तो मतलब 1 VSD को हम लोग लिख सकते हैं n/N MSD। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD इक्वल्स टू होता है लिस्ट काउंट। 1 MSD को रहने दो, ये 1 - 1, अच्छा सॉरी यहाँ VSD, 1 MSD - 1 VSD। 1 VSD का वैल्यू हो गया है n/n, ये टोटल हो गया MSD। 1 MSD n/1 VSD के जगह पर ये वाला वैल्यू को रिप्लेस किया, इक्वल्स टू लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना था 1/20 n। वो लेकिन सेंटीमीटर में है, मतलब MSD को भी हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। ये बन गया तुम्हारा n - n/n, MSD के जगह पर 0.1 सेंटीमीटर, तो 1/10 लिख देता हूँ, 1/20 n। 0 0 खत्म, तो डिफिकल्ट हो गया क्या, लग तो रहा है। n - n बाई n इक्वल्स टू है 1/2n। एक n खत्म, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n - 2n इक्वल टू 1। सो 2n को उधर ले जाओ, 2n इक्वल्स टू 2n - 1, n इक्वल्स टू 2n - 1/2, 2n - 1/2 ऑप्शन तो दिख रहा है। तुम लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक भी करना, अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तब तो फिर यही आंसर करेक्ट है, होना चाहिए, जल्दी तो ऐसे मिस्टेक नहीं होता है। एनीवे चेक करना, तरीका तो यही है। ठीक है,
चलो 32 पे आ जाओ। अ फ्लास्क कंटेन्स ऑर्गन एंड, अच्छा आर्गन गैस एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 3:2, okay, kept at 27, the ratio of their average kinetic energy per molecule। oh okay, यहाँ पे देखो, हम लोग जब बात करते हैं, ये याद है तुम लोगों को, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखते थे? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 3/2 kT। लेकिन ध्यान में रहे यहाँ पर ट्रांसलेशनल था 3/2 kT, और ये बोलता था कि ये हमेशा किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, ये उसके मोलर मास पर या एटॉमिसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कौन? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसमें उसने पूछा द रेशियो ऑफ देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसने ट्रांसलेशनल वर्ड नहीं दिया है, तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट में हमें पता है क्या? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होता है एनर्जी? हाफ kT, याद है ना? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं आर्गन का, तो आर्गन है तुम्हारा कैसा? मोनोएटॉमिक। आर्गन हो गया मोनोएटॉमिक, तो आर्गन के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 3 × ½ kT। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। दूसरा, ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन हो गया डाई एटॉमिक, तो उसके लिए हो जाएगा 5 × ½ kT। तो मतलब अगर मैं रेशियो लूंगा तो 3/5 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अगर यहीं पर ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देता ना, तो आंसर होता डी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज इसको दोबारा से पढ़ लेना, पूरा पूरा क्वेश्चन को, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, एग्जाम में गलत करवा देते हैं। ठीक है, चलो 33, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट। यहाँ ए है तो यहाँ ए बार, बी है तो बी बार, यहाँ सी है तो सी बार, यहाँ हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार, यानी ये बन गया ए बार बार, बी बार बार, सी बार बार, यानी ये हो गया ए बी सी। ए बी सी मतलब एंड गेट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ठीक है। 34, two long straight wires P and Q carrying equal current 10, each were kept parallel to each other at 5 cm distance। ये एक वायर, ये एक वायर, दोनों में करंट है, गैपिंग है 5 का, इक्वल करंट, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, बराबर बराबर करंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P, इसको P इसको Q, तो P वायर का 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगा? F1। तो इसमें जो F होता है वो लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। ठीक है, ओके। इफ डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाफ एंड करंट ऑन देम आर डबल्ड, ओके, देन फोर्स F2 ऑन सेम 10 सेंटीमीटर लेंथ, यानी लेंथ को हमने चेंज किया नहीं, पहले भी वही 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स था, अब भी ये देखो 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स, अब भी ये 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स, तो लेंथ पर कोई चेंजिंग नहीं है, एल में नो चेंजिंग, म्यू नॉट बाई 2 पाई में नो चेंजिंग। I1 I2 को क्या किया इसने? I1 करंट ऑन देम आर डबल्ड, अगर करंट को डबल करेंगे तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और क्या किया उसने देखो तो, डिस्टेंस बिटवीन वायर इज हाफ, यानी D को उसने किया है 1/2 टाइम्स, तो इसका 1/2 भी तो ऊपर ही जाएगा, तो 2 2 2, यानी ये 8 टाइम्स होना चाहिए, 8 टाइम्स F1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ सेम रेडियस आर ज्वाइंट एंड टू एंड एंड लोडेड, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू वायर्स आर y1 एंड y2, इफ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ सिंगल वायर देन यंग्स मॉडुलस। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं है, 2y1 y2 बाई y1 प्लस y2 ही आना चाहिए, पर देख लो, ये है पहला वायर, ये है दूसरा वायर, इसका है y1, इसका है y2, हमने फोर्स लगा दिया इधर F, ये स्ट्रेच हुआ, तो पहला वाला वायर पर भी तो फोर्स F ही लगेगा, और दूसरा क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सेम फोर्स आएगा,
तो पहले वाले वायर में कितना का इलोंगेशन हुआ बताओ तो, x1 मैं मान लेता हूँ। तो x का वैल्यू होता है ना, इक्वेशन होता है x का एफ एल बाई वाई ए, है ना। तो x1 की जगह पे लिखूंगा मैं एफ एल बाई वाई वन इंटू ए। सिमिलरली इसमें लिखूंगा एफ एल बाई वाई टू इंटू ए। अब उसने बोला कि अगर हम लोग दोनों को एक ही वायर मान लें और सेम फोर्स लगा दें, तो अब इसमें जो x होगा वो हो जाएगा F और L हो गया 2L बाई वाई इंटू ए। कह रहा है ये दोनों बराबर है, तभी तो y इक्विवेलेंट निकलेगा। तो बराबर करते भाई, क्योंकि ये x इन दोनों के बराबर है, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। मतलब ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो 2FL बाई वाई ए, एफ एल बाई वाई वन ए प्लस एफ एल बाई वाई टू ए। एफ एल बाई ए को उड़ा दे और वाई को निकाल दे। श्योर हूं मैं यही आएगा, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो वहां से। 2 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई वाई वन प्लस 1 बाई वाई टू। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 पे आ जाओ। टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल कैरी द सेम करंट आई। Wire A is bent in the form of circle of radius r. Wire B is bent in the form of square of side A. Okay. एक वायर को हमने सर्कल बनाया, एक वायर को हमने स्क्वायर बना दिया, दोनों दो वायर्स बन गए। इसका जो रेडियस है वो बन गया l बाई टू पाई, इसका जो साइड लेंथ था वो बन गया l बाई फोर। ओके, करंट तो दोनों में पक्का है, सेम रहेगा। हमसे पूछ क्या रहा है उसमें, BA and BB are the value of magnetic field at the center of circle and square. सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है BA, so let's write the value of BA, म्यू नॉट I by 2 pi r। सिंपल है, वो r की जगह पे रख देंगे, और सॉरी 2 pi r नहीं होगा, म्यू नॉट I by 2 r। तो ये हो गया BA। चलो अभी अब इसके सेंटर पर लिखने के लिए हमें पहले एक वायर का लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45। एक वायर का पहले लिख रहा हूं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी होता है ये, यानी ये हो गया a बाई टू, साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू। अब इस पूरे वैल्यू को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से, ये हो गया बी बी। ठीक है, तो ये हो गया 2 से ये गया 2 टाइम्स 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू यानी 2 बाई रूट टू, इट्स रूट टू, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू रूट टू इंटू 4। अब ये दोनों का हमें रेशियो लेना है। बाय गॉड, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स आर की जगह पर हो गया एल बाई टू पाई, एल बाई टू पाई, 2 भी कट गया, यानी म्यू नॉट आई पाई बाई एल, और उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ए के जगह पर लिखना पड़ेगा एल बाई फोर, म्यू नॉट आई इंटू 4 रूट टू बाई 2 पाई इंटू एल बाई फोर। क्या चक्कर है रे, 2 से ये गया 2 जाओ, ये 4 भी ऊपर जाएगा, यानी 8 रूट टू, यानी बेबी हो गया तुम्हारा फाइनली 8 रूट टू म्यू नॉट आई बाई पाई एल, और बी ए हो गया म्यू नॉट आई पाई बाई एल। रेशियो लो तो, अगर रेशियो लेंगे बी ए बाई बी बी 8 रूट टू तो आएगा, पक्का आंसर यही होगा, बाकी रेशियो लेकर के बना लो। ठीक है, चलो 37। A solid sphere of mass m and radius a is surrounded by a uniform concentric spherical cell of thickness 2a। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है a, it is surrounded by another spherical cell जिसका थिकनेस है 2a, मतलब ये, ठीक है,
सो अगर हमारा ये थिकनेस है 2a और ये है a, तो टोटल तो हो गया 3a, तो इसका मतलब टोटल रेडियस हो गया 3a, a और उसका थिकनेस 2a। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मास है 2m, इसका मास है 2m और इसका मास है m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी, क्या तुम लोगों को दिखेगा येलो? नहीं दिखेगा, देखते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इससे आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो ये स्फीयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, यानी माइनस को रखो यहाँ पर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आर हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर यानी 9a²। ये हो गया पहला स्फीयर का। और दूसरा वाला स्फीयर के लिए भी वो सरफेस पॉइंट ही है, तो प्लस g इंटू 2m, जो भी उसका मास है gm बाई, उसके लिए भी रेडियस यही रहेगा 9a²। ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना, वैसा ही काम करता है। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर बाहर में कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ KQ/r², वैसे यहाँ पर GM/r²। अगर मान लेते हैं ऐसा एक सेल भी बना देंगे, तब भी अगर यहाँ पर पूछूंगे तब भी तुम क्या बोलोगे, KQ/r², ये वाला रेडियस बाहर वाला, है ना। वही सेम यहाँ पर भी है, तो GM प्लस 2GM यानी 3GM/9a² माइनस 3GM/9a², 3×3=9। मैग्नीट्यूड अगर बोलूं तो GM/3a², GM/3a², ये वाला, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आओ। 38 में, a uniform rectangular thin sheet ABCD of mass m has length a and breadth b as shown. If the shaded portion HBGO, अच्छा ये वाला, is cut off, the coordinate of the center of mass, origin का है या, तो इसका अगर मैं XCOM निकालूं तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं A1x1 माइनस A2x2 बाई A1 माइनस A2। नॉर्मली तो एक से ही मैच कर जाना चाहिए, देखते हैं। A1 मतलब ये पूरा, तो ये हो गया A, ये हो गया B, मतलब एरिया हो जाएगा AB इंटू उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये है, ये पूरा का, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, माइनस करो, माइनस करना है हमें ये वाले पोर्शन को, तो उसका हो गया ये a/2, ये हो गया b/2, तो यानी ab/4 इंटू उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर ऑफ मास आएगा बीच मिडिल में, तो उसका मिडिल में, तो उसका x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक है a/2 और ये बन जाएगा a/4, तो a/2 और a/4 को ऐड करेंगे तो बनेगा 3a/4, तो यहां बना 3a/4 बाई A1 माइनस A2 यानी AB माइनस AB/4। AB को कॉमन ले लेता हूं ऊपर नीचे, ठीक है, और कॉमन ही क्या लेना, कट भी जाएगा, तो यहाँ बचा a/2 माइनस 3a/16 डिवाइड बाय या 1 माइनस 1/4। ए इसको सॉल्व करो खुद से, नहीं यार थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, रुको। a यहाँ हो गया 16, 2 8 जा माइनस 3 बाई 3/4, तो यानी ये हो गया कितना आएगा रे, a इंटू 5/16, इसको उल्टा कर दे 4/3, 4 4 जा नहीं 5/12, 5a/12, 5a/12 एक में ही है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलो 38 के बाद 39। Three objects A, B, and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. The masses of A, B, C are m, 2m, 2m. A moves towards B with a speed 9. अच्छा ये जा रहा है 9, मास भी सेम नहीं है, with B towards speed 9 and makes an elastic collision with it. अगर इलास्टिक करेंगे तो ये कोलाइड करेगा, तो ये भी तो आगे मूव करेगा, तो कोलाइड करने के बाद ये पता करो कि B का कितना स्पीड होगा, यानी ये V2, तो कोलाइड करने के बाद जो A का स्पीड होता है उसको हम लोग कहते हैं V1, हमें V2 चाहिए, तो V2 का फॉर्मूला होता है 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू U1, क्योंकि आगे वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट।
आगे होता है ना, माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, u2 को क्यों लिखो, u2 तो जीरो है तो वो वाला टर्म ही जीरो हो गया। तो अब ये देखो 2 इंटू m1 था m बाई m1 प्लस m2 हो गया 3m इंटू u1 हो गया 9, सो m खत्म, 3 3 जा 9 यानी ये हो गया 6, ये हो गया v2 6। चलो ठीक है आगे। Thereafter B makes a completely inelastic collision with C। क्या बात कर रहे हो भाई, अब ये 2m के साथ inelastic collision कर रहा है, यानी ये है B जो 2m मास का है 6 से जा रहा है, और ये अगला है C वो भी 2m मास के साथ है जो रेस्ट पर है, और दोनों अब एक साथ जाएगा 4m बन करके। तो ऐसे में तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू 6, 2m इंटू 6, इसका तो है नहीं कुछ, इक्वल टू 4m इंटू वी, सो v हो गया 2 6 12 बाई 4 यानी 3, सो v इज इक्वल्स टू 3 विल बी दिस पर्टिकुलर आंसर। ओके 40, क्वेश्चन नंबर 40, a passenger train of length 60 meter with a speed 80, another freight train of length 120 meter। ओके दो ट्रेन है, एक है 60 मीटर का, दूसरा है 120 मीटर का। चलो बढ़िया है, एक का स्पीड है 80, दूसरे का स्पीड है 30। इसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो टाइम जो होगा t1, तो लेंथ हो गया कितना 60 प्लस 120 यानी 180 बाय, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी 50, और जो सेकंड वाला टाइम होगा व्हेन दे आर इन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब भी डिस्टेंस होगा 60 प्लस 120 यानी 180, और यहाँ स्पीड ऐड हो जाएगा 80 प्लस 30 110। पूछ रहा वो रेशियो, तो रेशियो मतलब t1 बाई t2, t1 बाई t2 करेंगे 180 180 कैंसिल, 110 बाई 50, 11 बाई 5, 11 बाई 5 ये वाला। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या पूछ रहा है, ऑल सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर assumed टू बी फ्रिक्शनलेस, पुलिस स्ट्रिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। चलो अगर ये 2 kg का हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 kg, अच्छा यहाँ पर क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं होगा। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन a मान रहे हैं तो यहाँ पर अगर टेंशन तुम t मान लो, t तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा 2t, तो 2t इंटू ए तो t इंटू 2a, यानी यहाँ का एक्सेलरेशन हो गया 2a। ठीक है ना, तो इसमें वो टेंशन कांस्टेंट का यूज किया। अब यहाँ पर का इक्वेशन लिख बनाओ, तो 4g नीचे लगा माइनस 2t इक्वल्स टू 4 इंटू ए। चलो इसके लिए बनाओ, t इधर है और इधर लग जाएगा 2g साइन 30, तो इसके लिए लिखेंगे t माइनस 2g साइन 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 2a। दो इक्वेशन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन सॉल्व करो, यहाँ से a निकाल दो। हमसे पूछा किसका 2 kg का, तो 2 kg का एक्सेलरेशन वैल्यू है 2a, तो आंसर विल बी फाइनली इसका डबल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द रिलेशन बिटवीन एन AC वोल्टेज सोर्स एंड टाइम। अच्छा ये है, देन द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज, इसमें सबको बता चुका हूं, v इक्वल्स टू ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 120 इंटू साइन 2 इंटू 100 पाई टी, तो बेसिकली पीक वैल्यू हो गया 120 यही आंसर होगा। और क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ये है ओमेगा, ओमेगा बाई 2 पाई करके देख लो 100 ही आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। कह रहा है 7 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2। ओके कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन लें जिससे इफेक्टिवली 6/13 बने। इसमें ये हीट एंड ट्रायल है, ये हीट एंड ट्रायल है, ये चारों में से कौन सा वाला होगा मैं भी श्योर नहीं हूं कि ये 6/13 आ जाए। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर लो, एक दो से आइडिया लग ही जाएगा। जैसे अगर मैं इसी से करूं, सपोज करो
इससे करूं तो ये आ जाएगा सी 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 सी, 2 2 2 2 ना सीरीज में है तो ये हो गया 2/4, और ये 2 2 2 पैरेलल में है तो यानी ये हो गया 6। ठीक है, अब ये 6 और 1/2 अगर सीरीज में है तो 6 इंटू 1/2/6 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3/13/2, यानी ये बन गया 6/13। शायद मैं लकी हूँ, मेरा पहले में ही आ गया। ठीक है, मैं लकी रहा कि मेरा पहले में ही आ गया। ठीक है, तुम लोगों को ऐसे वो ट्रायल मेथड ही है, इसमें और कुछ नहीं है। चलो 44 पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एच। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हमेशा ही डेंसिटी क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, बताओ? कांस्टेंट, बिकॉज इट इज वेरी टाइटली पैक्ड। ओके, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो होता है वो ए इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। ये मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर रेस्ट पावर 3, या फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट पावर 1/3। आर रेस्ट पावर 3 कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, चलो पहला वाले को पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वॉल्यूम और मास ये करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये गलत है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, यस। तो ए एंड ई ये वाला करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग, 45। यस, 45 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 के साथ, फेराडेज लॉ 1 के साथ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म 2 के साथ, एम्पियर्स लॉ 3 के साथ, मैच कर लो। तो ये था अपना ये इस सेशन का लास्ट फुल टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास में कुछ भी दिक्कत हो जाता है, अभी भी हम लोग यहीं पर हैं, डायरेक्टली आकर के मिलो। आने वाले नीट के लिए तुम लोगों को ऑल द बेस्ट भाई। बस हिम्मत रखो और काम डाउन, अपने आप को शांत रखना है। सारे फॉर्मूलाज को डेली एक बार देखते रहना है। कहीं पर अगर लिख लिया तो बार बार लिख भी लेना है। अराउंड 1 आवर में सब हो जाता है। ठीक है, बस इतने को ही रिवाइज करके रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने आप को शांत रखना, सब ठीक रहेगा। चलो बाय बाय।